ना वो ये कह रहे हैं केपी शर्मा ओली अगर अपने यहाँ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाते हैं तो गलत क्या है? मोदी जी ये करके विश्व नेता बन गए तो शर्मा ओली को भी बन जाने दीजिए झूठ बोल के, क्योंकि राम का अस्तित्व क्या है और अयोध्या मीरगंज में है कि नहीं सब जानते हैं। नहीं, साम्यवाद छोड़कर वो रामवाद को स्वीकार ले, राष्ट्रवाद को स्वीकार ले, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात होगी तो कोई ये अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अत्यंत प्रसन्न होकर ये तो नहीं कह सकता ना कि मक्का भारत में है, मदीना भारत में है, नहीं कह पाएगा ना। बनारस एक शहर है, वहाँ रामलीला का आयोजन होने के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मोहल्ले का नाम लंका रखवा दिया। कल केपी शर्मा ओली के गुरु विवेक श्रीवास्तव खड़े हो जाए, भाई साम्यवाद का ही मामला, वैचारिक गुरुता इनको भी प्रदान की जा सकती है। अब उस वैचारिक गुरुता में जो है ये कह दें कि बनारस में जो है लंका है, तो श्रीलंका का अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाएगा ना। मुझे लगता है कि जब इस तरह का वक्तव्य कहीं से आता है, प्रधानमंत्री पद पर जैसे व्यक्ति के यहाँ से आता है, और चूंकि नेपाल ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, इसलिए इस मुद्दे को यहाँ विराम लगना चाहिए। लेकिन साम्यवादी अनावश्यक जो है राम के अस्तित्व को तलाशने में इतने परेशान है जितने कि राम भक्तों को पूरी आस्था है कि राम परात्पर ब्रह्म है, कण में है और कण में होने के नाते हमारे अंदर भी है, लेकिन ताकि उसको राजनीतिक लाभ कमाए। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, सतीश प्रकाश जी, कितनी जल्दी पेट में दर्द हो जाता है। अरे पहले तो श्रीलंका नहीं मानता था राम सेतु है, अब तो वो भी मानता है राम सेतु असली है। उनको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और एक नेपाल, सुनिए तो, अरे राम की जन्मभूमि एक फ्री फॉर ऑल हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव, आपको एक सवाल का जवाब देना, कबीर मजार में क्यों? सीधे चलता हूँ बनारस। मेरे साथ अर्चना भारतवंशी जुड़ गई है, रिसर्च स्कॉलर है बीएचयू की, और थोड़ा सतीश प्रकाश जी थोड़ा सुनना भी सीख लीजिए। अर्चना जी मुझे बताइए, हमारे एक वामपंथी साथी सवाल उठा रहे हैं कि काशी नहीं, कबीर ने कहा मगहर में अपनी देह त्यागूंगा, क्यों? लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी है, अगर राम के बारे में ऐसी बात किसी पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री करता है जो कभी हिंदू देश रहा था, तो उसके पीछे की भावना आपको क्या नजर आती है? देखिए दीपक भाई, कम्युनिस्टों की चाल को समझिए। ये पहले किसी बात को रिफ्यूज करते हैं और जब बात न बने तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ के कम्युनिस्ट तो भगवान श्री राम को मानते ही नहीं, और नेपाल का कम्युनिस्ट ओली जो है वो इस बात में लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि हमारे भगवान श्री राम जो है वो नेपाल के हैं। 1559 में नेपाल पनहाली स्टेट था, 1768 में नेपाल प्रकाश में आया। जो देश या राज्य त्रेता युग में था ही नहीं, वो कैसे कह सकता है कि भगवान श्री राम का मूल नेपाल है? इस बात को हम लोगों को समझना होगा। ओली चीनी एजेंट है, भारत के खिलाफ बोलने के लिए चीन से उसको पैसे मिलते हैं। और मेरा निवेदन है नेपाल में रहने वाले उन सभी हिंदू भाई बहनों से कि नेपाल को इस कम्युनिस्ट देश का गुलाम होने से बचाने के लिए जो वहां के पीएम है उनका बहिष्कार करें और संघर्ष करें। नहीं तो ये नेपाली पीएम ओली धन धर्म और धरती तीनों को चीन के हाथों गिरवी रख देगा, जैसा इमरान ने पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है, भगवान श्री राम का त्रेता युग में अस्तित्व था। त्रेता युग में संपूर्ण भूमि पर भगवान श्री राम का अस्तित्व था और भगवान श्री राम अखंड भारत का एक हिस्सा थे और नेपाल अखंड भारत का एक हिस्सा है। इस बात को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूं रानी जी के पास। रानी जी जवाब दीजिए। हेलो। धर्म का अपमान, अर्चना कह रही है, धर्म के अपमान के साथ साथ उनके खुद के देश का अपमान, लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान। आप हालांकि नहीं मान रही हैं, लेकिन त्रेता युग में जब नेपाल का अस्तित्व नहीं था तो वीरगंज में अयोध्या कहां से आ गया? रिसर्च स्कॉलर ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। पूछ रही हूँ, वही बात मैं पूछ रही हूँ। जो त्रेता युग में नेपाल नहीं थी और भारत थी, इससे मैं ही सहमत नहीं हूँ। जो त्रेता युग में नेपाल था ही नहीं और भारत थी। मैं उस वक्त भी यही बात बोली थी। जो राम कहाँ जन्मे थे वो ये विषय पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे ये लगता नहीं है कि ये राजनीतिक विषय है और हम लोग राजनीति मोड़ दे रहे हैं। उस वक्त मैं यही बात बोली थी और अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। और फिर मैं बताती हूँ, जो त्रेता युग में जब वो जन्मे थे उस वक्त वो सीमा बहुत सारा तो था ही नहीं। तो आप नेपाल था, भारत नहीं था, या भारत था, नेपाल नहीं था, ये बोलने की हमको लगता है वहां पे कोई जगह ही नहीं है। और अगर पीएम नेपाल के बोल रहे हैं
तो उसका कोई तथ्य है तो उनसे लिया जाए और उस पे हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, आइए तथ्य लेंगे उनसे। तथ्य उनके बड़े कमजोर है। स्वामी दीपांकर, दीपक भाई, ये कवर फायर दे रही है रानी बहन और कुछ नहीं। मैं एक बात दीपक भाई कहना चाहता हूं और मेरा करबद्ध निवेदन है, जिस तरह से सभ्य तरीके से हम सुनते हैं, रानी जी हमें सुन लीजिए, रानी जी सम्मत नहीं हूँ जो नेपाल नहीं था। रानी बहन मुझे सुन लीजिए, रानी बहन मुझे सुन लीजिए। जिस तरह से दीपक भाई करबद्ध निवेदन है, हम लोग सभ्य तरीके से सुनते हैं, अन्य पैनलिस्ट को भी सुनना चाहिए। मेरा करबद्ध निवेदन है रानी बहन से भी और जितने अन्य लोग बैठे हैं और जो समूचा विश्व आपकी बहस को देख रहा, हिंदुस्तान देख रहा, मुझे नेपाल से, नेपाल कल भी मेरा परिवार था, आज भी मेरा परिवार है, रोटी और बेटी का रिश्ता कहते हैं। इस तरह के बयान कुछ इसलिए भी दिए जाते हैं कि लोग इस बारे में बहस करें। जन्मेंगे तो अस्तित्व कम हो जाएगा। अरे भाई साहब, बोलने किसी और देश में जन्म ले लेंगे तो उनका अस्तित्व कम हो जाएगा क्या? अभी मैंने करबद्ध निवेदन किया था कि बोलने दीजिएगा, एक शब्द बोलने नहीं देते। विवेक भाई, ये कहाँ की सभ्यता है? आप बोलते कहाँ हैं? कबीर बड़े या बोलने नहीं दोगे? बताइए मुझे, है उत्तर? मुझे बोलने दोगे या नहीं बोलने दोगे? कबीर बड़े या काशी, राम बड़े या अयोध्या, भगवान बड़ा या मंदिर? बताइए। ये बोलने दोगे या नहीं? सुनिए, तीनों बातों का उत्तर देता हूं, ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ी सभ्यता। मैं सिर्फ ये ना कहना चाहता हूं कि कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तमाम कई ऐसे देश हैं जहां रामलीला का मंचन होता है, महाभारत का मंचन होता है। तो क्या हम ये मान लें कि राम कंबोडिया में पैदा हुए थे? क्या हम ये मान लें कि राम इंडोनेशिया में पैदा हुए थे? भाई बोलने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, चैलेंज करता हूं आपको और सतीश प्रकाश को, ये बोल के बताओ कि मक्का मदीना भारत में है। बोल के बताओ आप। दीपक जी, स्वामी दीपक भाई बोलने दीजिए। स्वामी दीपांकर का ऑडियो कंपटीशन नहीं चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, दीपक भाई बोलने दीजिए। सबके पास आऊंगा प्लीज। विवेक भाई, सतीश जी, पहले स्वामी दीपांकर, उसके बाद आप रामचंद्र जी का भ्रमण और रामचंद्र जी का जाना, मैं बोलूं? अगर अयोध्या तक तो आप स्वीकार कर रहे हैं। सतीश जी, मैं आपके ऑडियो को काट रहा हूँ। विक्रमादित्य आचार्य दीपांकर का नंबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जितने तर्क होंगे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं दीपक भाई, काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ का रिश्ता किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। नेपाल रोटी और बेटी का रिश्ता हम लोग कहते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है और सदा रहेगा। नेपाल में रहने वाले जितने भी लोग भाई बंधु हैं, सब हमारे ही परिवार के हिस्सा है, इसमें कई दो मत नहीं है। जिस प्रकार का ये बयान आया, निसंदेह संभल कर देना चाहिए, उसमें भी कोई दो मत नहीं, क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ी होती है। अगर जो जिस प्रकार यहाँ पर बैठकर कुछ पैनलिस्ट, अन्य क्या भाई, विवेक भाई बैठे हैं और सतीश भाई बैठे हैं, अगर जो ये कल ये भी कहे ना कि रावण श्रीलंका से नहीं चीन से आया था और ये उसको डिफेंड करें, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे तो दुख इस बात का है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे, हम कभी नहीं हारे और ना हम कभी हारते। हमने तो बुद्ध मांगा है, मगर जिस प्रकार की परिस्थितियां मैं देखता हूँ। सुनिए, सतीश प्रकाश जी, कंप्लीट कर ले दीजिए। मैं आरती के पास आ रहा हूँ, सिर्फ दीपांकर जी का ऑडियो। सतीश प्रकाश जी, आप प्रोफेसर हैं, कैसे पढ़ाते होंगे बच्चों को? सतीश प्रकाश जी बोले ही जा रहे हैं सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। दीपांकर जी, आप कंक्लूड करिए, 30 सेकंड आपके। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक इस देश में रह करके इस देश की आस्था, यूनिवर्सिटी के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सतीश प्रकाश जी, थोड़ा संयम। मैं बोलूं दीपक भाई अपनी बात? जी, 30 सेकंड आपके कंक्लूड करने के। मैं ये कह रहा हूं, इस देश को किसी दूसरे से खतरा नहीं है, खतरा उस सोच से है जो इस देश में पनपती है, इस देश का खाती है, इस देश में रहती है, कभी भगवा पर, कभी सन्यासी पर, कभी मंदिर पर, कभी आश्रमों पर। इस प्रकार से ये जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, मुझे इस बात का बेहद दुख है। हम लोग किसी और पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति कुछ गलत कह रहा है तो उसको ठीक करना हम लोगों का कर्तव्य है बतौर आध्यात्मिक गुरु। जिस प्रकार से आप हमारे ही चैनल पर बैठ करके आप सोचिए कि जो बयान डिफेंड लायक नहीं होता उसे भी डिफेंड करते हैं, मगर मुझे दुख इस बात का नहीं है। इस देश में अरे भाई बोलने अधिकार आप देंगे मना है क्या? ये धार्मिक अलाउ करता है, ये धार्मिक। एक मिनट, स्वामी दीपांकर, आपकी बात हुई, मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा। सतीश प्रकाश, 1 मिनट, उसके बाद मैं तुरंत काट दूंगा क्योंकि आज आप आउट ऑफ हैंड हो गए हैं। मुझे प्रेम प्रकाश जी के पास भी जाना है। सतीश प्रकाश जी, आपका वक्त शुरू होता है। सतीश प्रकाश जी को ऑडियो दे दो। आपके रिश्ते क्यों खराब हुए? बांग्लादेश के साथ आपके रिश्ते क्यों खराब हुए? नेपाल के साथ आपके रिश्ते क्यों खराब हुए? तमाम आपके पड़ोसी देश
आपकी जो विदेश नीति है वो उसका फेलियर आप कहीं सर ना कहीं भगवान धार्मिक राम की व्यवस्था बात के करें अंदर आज। ढूंढ रहे हैं। सर आपको भगवान मानना राम की चाहिए। बात करें। और सुनिए, जाना आप था इस देश जापान के- पहुंच गए, आप चीन धार्मिक समझ गए ना। व्यवस्था को मानने सतीश वाले लोग प्रकाश हैं। जी किस आप आर्गुमेंट को धर्मगुरु कहां पर हैं। ला रहे हो? आपको सरकार से सवाल उस पूछना बहन ने चाहिए बिल्कुल सही कि बोला सरकार था। इस बात का तर्क जवाब वही दे होते हैं जहां कि जो- तथ्य होते हैं। जो- प्रेम जो- शुक्ला जी चलिए, सुनिए, इन्होंने राजनीतिक जो जवाब देश आरोप लगा दिए, सांस्कृतिक जवाब दे रूप से दीजिए। क्या हमसे हमारे जुड़ा पड़ोसी देशों आज से वो रिश्ते हमसे दूर खराब क्यों हो जा गए? रहा है? सतीश इस सवाल प्रकाश का जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, आपको ऑडियो नहीं जा रहा है। मान लीजिए, नहीं मान लीजिए रिश्ते खराब, अगर रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे तो काठमांडू जो है वो कोहिमा में नहीं हो जाएगा ना। काठमांडू में ही रहेगा और कोहिमा में रहेगा। तो कृपा करके इस बहस के मर्म को समझें। बार बार विवेक श्रीवास्तव जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि काशी बड़े कि कबीर बड़े। अब मैं इनसे पूछ लूं, माओ बड़े कि बीजिंग बड़े? कौन है माओ में और बीजिंग में कौन बड़ा है? बताइए। लेनिन में जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी को फ्रेम में लाइए, विवेक श्रीवास्तव जी को फ्रेम में लाइए। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। भैया कबीर ने कहा, मैं कबीर ने कहा मैं काशी में नहीं अरे मरूंगा, सवाल मैं पूछ घर रहे में हैं जाके आपसे। मरूंगा। माओ क्योंकि बड़े एक की अच्छे बीजिंग इंसान को बड़ा। जो मोक्ष भी प्राप्त करना है तो स्थान मैटर नहीं करता। तो अयोध्या किसी और देश में चली जाएगी अगर, तो आपको क्या राम का अस्तित्व कम हो जाएगा? राम तो पूरे ब्रह्मांड के है ना। पर मुझे एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, आप अयोध्या को नेपाल भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप अयोध्या को नेपाल भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? जवाब दीजिए इसका। आप अयोध्या को नेपाल भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? जवाब दीजिए। क्या ऐसा वैचारिक आग्रह है चीनी चाचा का? वैज्ञानिक बात करता हूं। अगर किसी ने तथ्य उठाया है आप उसकी जांच कराइए, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भेजिए। लेकिन ऐसा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसमें है अयोध्या अगर हट गई उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राम के ऊपर से कॉपीराइट हट जाएगा, वोट मांगने के लिए संत महात्मा नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि इस पार्टी के पास डेवलपमेंट के नाम पे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। असली पॉलिटिक्स पलटे। प्रेम शुक्ला जी जवाब। विवेक श्रीवास्तव जी आपकी बात हुई, प्रेम शुक्ला जी जवाब। कम्युनिस्ट कब्र में चले जाएंगे तब भी अयोध्या सरयू के वर्ष में रहेगी। अयोध्या कहीं क्यों जो है चीन को सब बेचने पे आमादा हो जनाब? नहीं आपकी कम्युनिस्ट जो है प्रयास कर रहे हैं अयोध्या को इंच भर कहीं नहीं हिला सकते साहब। तो चिंता न करें अयोध्या के बारे में, अयोध्या कहीं नहीं जाएगी, अयोध्या वहीं रहेगी। हाँ, आपका जो कम्युनिज्म है वो अब सोवियत संघ में समाप्त, चीन में समाप्त, पूरी दुनिया में समाप्त, भारत में भी जो है उसको पूरा वो माइक्रो से जो है देखना पड़ेगा कि कैसे दिखे। विशिष्ट मशीन लगाकर, यंत्र लगाकर वैज्ञानिक राम के नाम पे वोट क्यों? कम्युनिज्म दिख रहा है। तो कृपा करके आप वाम को छोड़ दें, ले लो, आप ले लो विवेक ना, राम के श्रीवास्तव खिलाफ ले लो। जी, विवेक राम के श्रीवास्तव खिलाफ जी मांग रहे वाम थे को ना, छोड़े, राम का वाम को अस्तित्व छोड़े और बता रहे राम थे को ना। अपनाएं।